एक मिनट। कार्यक्रम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो विमुक्त घुमंतू जनजातियों का 31वां मुक्ति दिवस जो 31 अगस्त को इसी डॉक्टर मंगल सेन सभागार में आयोजित किया जाएगा, उसी के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसका आयोजन 31 तारीख को वीरवार को यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें विमुक्त घुमंतू जातियाँ जो है वो सब इसमें भाग लेंगी देश के अलग अलग कोनों से, और उनको आज भी उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं कि किस प्रकार से आज भी वो स्वयं को समाज की मुख्य धारा में नहीं। गेस्ट कौन है इसमें सरकार के बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, 2-3 केंद्रीय मंत्री, और इसमें जैसे कि इस टेम्पलेट में आप देख सकते हैं माननीय श्री विपल देव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के और प्रभारी हैं हरियाणा के। अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री SP सिंह बघेल जो बघेल केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री है। माननीय श्री रामचंद्र जागड़ा जी जो माननीय सांसद है राज्यसभा के। हमारे स्थानीय सांसद माननीय श्री संजय भाटिया जी जो लोकसभा करनाल से हैं, और माननीय श्री कृष्णलाल पवार जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके बाद रामकरण काला जी जो विधायक है शाहबाद से, लक्ष्मण दास नापा जी विधायक दतिया से, हरविंद्र कल्याण जी माननीय विधायक घरोंडा से, श्री राम कुमार कश्यप जी माननीय विधायक इंद्री से, धर्मपाल गोंदर जी माननीय विधायक नीलोखेड़ी से, श्री प्रमोद बीज जी माननीय विधायक पानीपत शहरी क्षेत्र से, श्री महीपाल डांडा जी माननीय विधायक ग्रामीण पानीपत क्षेत्र से, डॉक्टर बलवान सिंह जी जो चेयरमैन है विमुक्त घुमंतू जनजातीय विकास बोर्ड हरियाणा के, और श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जो हमारे स्थानीय करनाल की मेयर है। ये सभी और इसके अलावा जितने भी विमुक्त घुमंतू जातियों के प्रतिनिधि, इस संगठन से जुड़े हुए लोग और सम्मानित पूरे राष्ट्रीय क्षेत्र से वो लोग आके इसमें अपना जो है कार्यक्रम में भाग लेंगे। और वर्षों से जो उनकी लंबित मांगे हैं जो समाज की मुख्य धारा से आज भी उनको नहीं जोड़ती, वो लोग आज भी देखोगे तो आप शहरों में कहीं नदी नालों या छपरों में कहीं ऐसे खुले स्थानों में आज भी रह रहे हैं, और उनके विकास की गति को आज तक भी पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया। ये सारी डिमांड जो है वो रखी जाएंगी। इसके साथ ही डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट जो डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन हरियाणा सरकार ने 2020 में वर्तमान सरकार ने एजुकेशन में जो दिया था उसको नौकरियों में भी लागू करने की इस मांग को मुख्य रूप से भी यहाँ पर रखा जाएगा। यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके माध्यम से ये सूचना लोगों तक जाए और लोग इसका हिस्सा बने। और स्थान डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है वहीं लोग आएंगे। और साथ में ये क्या जैसे सपेरा है और भी ऐसे जो पारंपरिक जो कल्चर एक्टिविटी जो होती थी उनके आप देखोगे उनके पारंपरिक जो नृत्य है, सिकलीगर है जैसे, और जैसे बीन बजाते थे पहले, और उनके जो तीज त्योहार अपने जो ट्रेडिशनल जो उनका काम होता था उसको आज सरकार उतना जो है महत्व नहीं दे रही है। वो लोग उस तरह से अपनी संस्कृति का प्रदर्शन भी यहाँ पे करेंगे। वो सब चीज़ें राजस्थान से भी बहुत सारी ऐसी विमुक्त घुमंतू जातियाँ और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और उनके जो पारंपरिक और ट्रेडिशनल जो कार्य होते थे, जैसे कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने नृत्य त्यौहार मनाते थे, उनका प्रदर्शन भी सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर किया जाएगा। और आपको वो चीज़ें जो लुप्त हो चुकी है आजकल वो भी देखने को मिलेगी। और साथ ही वो स्वयं किस प्रकार से आज इस देश के 75 सालों के स्वतंत्रता के बाद भी आज किस प्रकार से अभाव में जी रहे हैं, वो सारी बातें आप यहाँ देखने मिलेंगी। तो सरकार से गुजारिश है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इनकी तरफ जो है ना ध्यान दिया जाए। इनके जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा 72वां मुक्ति दिवस है और वो जश्न मनाने के लिए 31 तारीख को यानी कि परसों ये प्रोग्राम यहाँ पर होने जा रहा है। इस प्रोग्राम का 3 मिशन है इसके। एक तो पहला मिशन तो ये है कि हम जो आवाम जो हमारे को तीखी नज़र से देखते हैं, लोग हीन भावना से जो लोग देखते हैं, हम उन आवाम को, आम जनता को, देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि हम इस देश के गद्दार लोग नहीं हैं, गद्दार जातियाँ नहीं हैं।
इन जातियों ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता की उस लड़ाई में योगदान दिया। एक तो हम ये आम आवाम को बताना चाह रहे हैं। दूसरी इसकी बात यह है कि हमारे जो लोग हैं वो अनपढ़ लोग हैं, उनको अपने इतिहास के बारे में ज्ञान ही नहीं है। शिक्षा के अंदर आज भी वो छूटे हैं जी, बिल्कुल एक ही दिन से 95% लोग जो हैं वो शिक्षित नहीं हैं। इन जातियों के लोग, उन लोगों को भी हम ये जगाना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के मार्फत, ताकि उनको इतिहास का पता लगे। और तीसरी बात यह है कि इस प्रोग्राम के, इस आज़ादी दिवस के साथ हम सरकार को भी जताना चाह रहे हैं कि 77 साल हो गए, अब इन लोगों की भी कुछ खबर ली जाए। इन लोगों के जो आज देश में, ये भी इस देश के निवासी हैं, जो आज भी खुले आसमान, सीवरेज के पुलों के नीचे, हर चीज़ से ये लोग वंचित हैं। तो सरकार पे भी ये बात रख रहे हैं। तो ये हमारा मनाने का, ये 31 अगस्त का ये उद्देश्य है। आपने बनाना क्यों शुरू किया, क्या रीज़न रहा बनाने का? 1952 में आपने शुरू किया। हाँ, बहुत अच्छी बात करी सर आप लोगों ने। ये सर ये था कि पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन बहुत सी जातियाँ 193 कबीले देश के हैं जो उस आज़ादी की उस बाहर से बाहर रह गए। वो लोग, उनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 वो वैसी के वैसी लगा रहा। जेलों के अंदर वो लोग वैसे के वैसी बंदी रहे। और पंडित वल्लभ भाई पटेल जी, जो हमारे पहले गृह मिनिस्टर थे, उनके सहयोग से इस पे एक कमेटी बिठाई गई, अनंथा साइमन एंगर कमेटी, द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इंक्वायरी 1949-50। और उसने फिर 31 अगस्त, ये जो 31 अगस्त का जो पर्व मनाने जा रहे हैं, इस 31 अगस्त को आज़ाद किया गया, मुक्त कर दिया गया। जो लोग उसमें नोटिफाइड थे उनको डी नोटिफाइड कर दिया गया कि आज के बाद आप लोग भी खुले आसमान में, आप लोग भी खुली हवा के अंदर जी सकते हैं, आप भी कहीं भी आ जा सकते हैं। उनको आने जाने की इजाज़त भी नहीं थी। और जब ये कहीं जाते थे, वो भी मैं बात रखना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास एक मेरे पास है, ये मैं 31 अगस्त 1952 को जो ये 31 अगस्त आ रही है, इसमें इनको रिपील कर दिया गया, आज़ाद कर दिया। तो हम 15 अगस्त पूरे देश का आज़ादी दिवस है, लेकिन 193 जातियों का जो आज़ादी दिवस है वो 31 अगस्त है। उसमें हमारे साथ 400 कुछ जातियाँ नोमैडिक भी हैं, लेकिन 193 जातियाँ जो हैं वो डीनोटिफाइड हैं, जिन्होंने मुगलों से और अंग्रेजों से पंगे लिए। तो क्या कुछ मांग भी करते हैं सरकार से, कुछ चाहते हैं? सरकार से मांग ये है कि 77 साल से इनकी उसी टाइम से मांग चल रही है कि इन जातियों को जब 1952 में जब आज़ाद हुई, तो इन जातियों को कहीं एससी में डाल दिया, कहीं ओबीसी में डाल दिया। और बहुत सी जातियां तो आज भी देश में गुमनाम जिंदगी जा रही हैं कि 77 साल के बाद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। इन लोगों का, शेड्यूल ट्राइब की इन लोगों की मांग थी, क्योंकि ये सारा क्राइटेरिया जो शेड्यूल ट्राइब का जो क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करती हैं आज भी। आज 77 साल के बाद भी ये फॉलो कर रही हैं उनको। तो इनकी मांग जो थी वो अलग सी थी कि इनको। और दूसरा फिर ये था कि जो जाति 82 साल तक उस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में जड़े, ये जातियां आर्थिक स्तर के ऊपर, शैक्षणिक स्तर के ऊपर, सामाजिक स्तर के ऊपर और धार्मिक स्तर के ऊपर दुनिया की तरक्की की दौड़ से पिछड़ गई। तो वो कंपनसेशन हम सरकार से मांग रहे हैं कि इन जातियों का क्या दोष था। ये लोग भी उस आज़ादी की मुहिम में लड़े, इन्होंने भी मुगलों से और अंग्रेजों से पंगे लिए। आज ये अपने देश में ही गुलाम की तरह जी रहे हैं। आज भी लोग खुले आसमान, सीवरेज के पैपों। बताइए प्लीज बालग्राम जी, बताइए आप अगर ऐसा सर जी कि अंग्रेजों ने इन जातियों के ऊपर 1875 में एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था, जिसको कहते थे जन्मजात अपराधी कानून। उस कानून के अंतर्गत क्या होता था कि कोई भी इन जातियों का 193 कबीले, जिसमें बरड, बंगाली, नट, गदिला, भौरिया, सांसी, बेटपुर, सिंगी, काटसी, वगैरह, हिरिया वगैरह सभी थे, इन जातियाँ थी। तो इन लोगों के ऊपर क्या था, अंग्रेजों ने सोचा कि भाई अगर इन लोगों के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ना लगाया गया तो ये इकट्ठे होकर के गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं, ये हमारे को तंग करेंगे। और जो भारत सरकार के जो हमारे साथ लड़ा उनके साथ मिल जाएंगे ये।
तो इनके ऊपर ऐसा क्रिमिनल ट्रायल एक्ट लगा दिया कि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे, इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अगर इनके लिए कहीं भी कोई जाता था तो एक पास बना हुआ था, जिसको ये पास दिखाएंगे हम आपको, उस पास के अंतर्गत जाकर के उनको जाना पड़ता था, नंबरदार को बताना पड़ता था, पुलिस में जाना पड़ता था, फिर वही प्रक्रिया वापस होती थी। तो इस प्रकार से चलता रहा। जब भारत देश 1947 को देश आज़ाद हो गया तो इन लोगों का जो वो क्रिमिनल ट्रायल एक्ट था वो नहीं हटाया गया था। तो इसका मतलब क्या था, आज़ाद भारत में ये लोग तो ऐसे गुलाम रहे। तो उन्होंने जब देखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वारदा जेल गए गुजरात में, और उन्होंने देखा कि कुछ लोग जेलों में अभी पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो सारे हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया, आप क्यों पड़े हुए? तो उन्होंने किसी ने बताया कि ये तो वो लोग हैं जिनके ऊपर अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्रायल एक्ट लगाया हुआ था, और ये तो देशभक्त है, देश इसके ये क्रिमिनल नहीं है, ये तो बल्कि अंग्रेजों ने इनको तो क्रिमिनल बना दिया गया है, जबकि ये तो देशभक्त है। तो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कमेटी बनाई, साइमन अंथा अंगर कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी, और 31 अगस्त 1952 को पार्लियामेंट के अंदर बिल ला करके वो रिपील कर दिया कि ये जो है ना, आज के बाद वो जो कानून, आपराधिक कानून लगा था, हटा दिए जाए, विमुक्त कर दिए। उसी दिन से विमुक्त जातियों का नाम इनको दिया गया। फिर उसके बाद 1953 में एक और कमेटी बनी, उसका नाम था दिमाग से निकल गया, कई कमीशन बने, तो नई बात बनी। उसके बाद ऐसा हुआ सर कि हमने लड़ाई लड़ते रहे कि हमें क्यों ट्रायल घोषित करो करो करो। 2006 में एक कमीशन बनाया जिसका नाम था बाल कृष्ण रंके कमीशन। वो रंग का कमीशन बनाया विमुक्त और घुमंतुर जनजातियों के लिए। उन्होंने सारे भारत का दौरा किया, हमने भी उनके साथ काम किया। उसने अपनी रिपोर्ट 2008 में सौंप दी सरकार को। सरकार को सौंपने के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर ये बीजेपी सरकार आई। 2015 में बीजेपी सरकार ने एक और कमीशन बनाया, हिदायत कमीशन, भिक्खू भाई हिदायत कमीशन। उस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट 2018 में सरकार के पास भेज दी। अब उसके पास भेजने के बाद वो रिपोर्ट भी अभी ठंडे बस्ते में पड़ी, हमें नहीं मिली। सर जी, हम 31 अगस्त का दिन अपना मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हम आज़ाद भारत में भी 15 दिन, 5 साल और 16 दिन बिल्कुल गुलाम रहे। उस दिन को हम आज़ादी दिवस का लो या मुक्ति दिवस का लो मनाते हैं। इसके अंदर जितनी भी जाते हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, और आप जो है ना 31 तारीख को सहर्ष आए, हमारे को देखेंगे। जो बहुत ही डाउन ट्रॉडन से लोग हैं, बिल्कुल जिनके पास बिल्कुल गरीबी है, वो आपको यहाँ दिखाएंगे। और सरकार से हम मांग कर रहे हैं, जैसा सरकार दोहराती है कि हम इनको भी आवासीय योजनाएं बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे, वो बढ़ाएंगे, कागजात तक ही सीमित हो कुछ नहीं रहा है। हम सरकार से मांग करेंगे एजुकेशन के लिए, इनके आर्थिक सहायता के लिए, इनके सामाजिक सहायता के लिए, इनका कहीं ना कहीं राजनीतिक भी कोई आदमी आगे आए, ताकि अपनी आवाज़ को सरकार में जा करके उठा करके इनका काम करे। अभी जो बोर्ड बनाया, बोर्ड से कुछ समस्या हल हो सर जी, बोर्ड वाली बात जहाँ तक संबंध है, बोर्ड बनाया, बोर्ड ना उसके पास, बोर्ड के पास कोई अधिकार है, ना उसके पास कोई कार्य करने की विधि है, ना सरकार उनकी कोई बात मान रही है। नाम का बोर्ड बनाया, जब दिखाने के लिए कि हमने बोर्ड विमुक्त घुमंतुर जातियों का बोर्ड बनाया, उसके अंदर कोई कौम नहीं है। बजट का प्रोविजन भी नहीं है, कोई बजट कुछ नहीं। बजट प्रोविजन नहीं होगा तो सर फिर कैसे विकास होगा जाता? आप अपना नाम बताओ, पहले नाम क्या आपका? मैं रोशनलाल महला हूँ, स्टेट अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन हरियाणा, और एडवोकेट। आप सबका परिचय भी दे दो, तो सबका परिचय भी, सबका इंट्रोडक्शन। ये अपने मास्टर जी हैं, हेड मास्टर रहे हैं दिले सिंह जी, गांव बसाड़ा से बिलोंग करते हैं जी जी, और 47 ईयर से कंटिन्यूस सर्विस दे रहे हैं इसी कास्ट बेस पे। जी जी जी। बालाग्राम जी हैं, कलसी गांव से हैं, और ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हमारे संघ के। जी जी जी। मैं रोशनलाल माला हूँ, कानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, एडवोकेट भी हूँ, रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हूँ, और हरियाणा स्टेट का प्रेसिडेंट चेयरमैन हूँ। जी ये अहरिया जी हैं,
ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे स्टेट के। पूरा नाम क्या है? श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार एहेरिया। डुमसी गांव से हैं, डिस्ट्रिक्ट करनाल। प्रोफेसर साहब को जानते ही होंगे। ये वासुदेव एरिया जी एक इधर नहीं, वासुदेव एहेरिया है सर, ये फरीदाबाद से है। फरीदाबाद से एरिया से। आप बताया सर, बताया। मैक्सिमम चीज़ें तो उन्होंने बताई दी हैं। देखो 1871 में क्रिमिनल क्राइम एक्ट लगा था, उसके बाद से ही सब लोगों को अंदर बंद कर दिया था। कुछ बाहर जंगलों में चले गए थे। पोजीशन लोगों की ये थी, बच्चों की कोई पढ़ नहीं पाता था, पिछड़ते गए। और जब देश 47 में आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो इनको आज़ादी नहीं मिली। इनको आज़ादी तब मिलती जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया हुआ था इनके ऊपर, वो सरकार ने नहीं हटाया था। तो 5 साल और 16 दिन के बाद आज़ादी मिली। वो भी तब मिली जब हमारे पहले होम मिनिस्टर जो थे वो जेलों में गए, गुजरात में जेल में मुआयना करने के लिए वो गए थे। तब उन्होंने जाके वहाँ देखा कि भाई ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, भाई हमसे सारे जो भी लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था आज़ादी में, वो तो सब हमने रिलीज़ कर दिए, सब फ्री हो गए हैं। ये लोग किस जुर्म में पड़े हुए हैं? तब उनको पता लगा कि इनके ऊपर तो एक और ही एक्ट लगा हुआ है जिसकी सुध सरकार ने ली नहीं है बिल्कुल भी। 5 साल 16 दिन सरकार चलती रही। उसके बाद कमीशन बैठाने इन्होंने स्टार्ट किए। उसके बाद 31 अगस्त 1952 में इनको मुक्त किया, और वो भी आधे अधूरे मन से किया। इनको ये उस टाइम जांच करनी चाहिए थी कि कौन कौन से एक्ट लगे हुए हैं। एक तो इन्होंने देख लिया, बाकी के और भी है। एक हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है। अब सरकार ने लगभग सारे एक्ट जो है जो काम में नहीं आ रहे थे वो सबको हटाया लगभग। लेकिन अभी भी इतने सालों के बाद भी, 77 साल के बाद भी उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। आदतन अपराधी एक्ट है वो, कि बच्चा जो भी पैदा होगा वो भी अपराधी पैदा होगा। अच्छा। हाँ, जबकि आप ये देखो 193 कबीले हमारे यहाँ पे 47 के करीब हरियाणा में, उनमें से कितने लोग डकैती डालते हैं। डकैती डालने वाले भी, मेरे को कहना नहीं चाहिए इस माध्यम से, बहुत ही अपर कास्ट के ही होते हैं, क्योंकि इनके पास इनकी ना तो इतनी ताकत होती है, ना इनकी इतने हथियार जुटा सकते। जो अपराधी होते हैं जो डाके डालते हैं बैंकों में, जनरली आपने देखा होगा AK-52 AK-47 के साथ चलते हैं। इनके पास तो एक छोटा सा चाकू भी नहीं होता। अगर चोरी से कहीं खरीद ले मिल जाए बाई चांस किसी के पास, उसी को प्रूव ये करने की कोशिश करते हैं कि जो एक्ट इनके ऊपर लगाए थे वो बिल्कुल सही लगाए थे। तो अभी भी वो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 77 ईयर्स पास होने के बाद भी अब तक भी हटाने की किसी ने हिम्मत नहीं। कितनी जातियों? 193 जाति। 193। अम्बेडकर जी ने भी नहीं ध्यान दिया इसकी तरफ। नहीं ध्यान दिया गया। अगर पूरा ध्यान दिया जाता, कि पूरा ध्यान दिया जाता, तो वो स्टार्टिंग में ही इनको ST में डाल देते। रहेगी कोई चीज, अम्बेडकर लेकिन उसका सुधार जब सारे IPC पे, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पे जब गवर्नमेंट मॉडिफाई करती जा रही है, तो कम से कम अब तो ध्यान देना चाहिए था। अभी भी कोई ध्यान नहीं। अम्बेडकर जी ने भी आपके साथ न्याय नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। ऐसे नहीं कहा। एक आधा पॉइंट छूट जाता है, कहीं रह गया कोने में, उनकी वजह से बैठे हैं। जो तरीके कर रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में कलम की मार हुए हैं सर। उसमें अंबेडकर साहब के अकेले की बात नहीं थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी पूरी ड्राफ्टिंग। हाँ, उसमें अकेले बाबा साहब की बात नहीं चलती थी उसमें। उस ड्राफ्टिंग कमेटी की कलम की जुल्म के शिकार हुए हम लोग। अब सरकार से नहीं, मतलब क्या चाहते हैं आप? इनके बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल हो, एक्ट में शामिल किया जाए, पूरा बताइए। हाँ, इनके बच्चों के लिए इसमें हमारी मांग है। पहली मांग हमने ली है, हरियाणा सरकार द्वारा विमुक्त जातियों को अनुसूचित जनजाति में डाला जाए, शेड्यूल सिफारिश की जाए उसकी। उसकी हमारा स्टेट गवर्नमेंट सिफारिश करेगा, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सूची में डाल सकती है। सबसे पहले इनको करना था। इसके लिए 1982 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजमेंट पास हुआ था, और उसमें सरकार को एडवाइस किया था उन्होंने, डायरेक्शन नहीं दे सकते थे, वो एडवाइस किया था भाई पूरा सर्वे लगभग हो चुका है, आप इन कास्ट को ST में डालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में सिफारिश करो आप। लेकिन दैट रिकमेंडेशन हैज नॉट बीन सेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट टिल डेट। ये बड़ी विडम्बना की बात है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की वजह से नहीं डाला गया। दूसरा, कांग्रेस सरकार में कमीशन बैठाया गया, और उस कमीशन ने 2008 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की,
उसमें क्लियर कट प्रोविजन था कि इन कास्ट को, डीएनटी कास्ट को 10% रिजर्वेशन दी जाए इन सर्विसेज एज वेल एज इन पॉलिटिकल फील्ड्स। लेकिन उस पर एक्शन कोई नहीं लिया। नाम के कमीशन बिठाते रहे, सिफारिशें देते रहे, ठंडे बस्ते में डालते रहे। 14 में सरकार ये आई, हमारी बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने उसके ऊपर और एक हिदायती कमीशन बिठा दिया, और लेकिन एक्शन अभी तक उस पर भी नहीं उसकी हुआ। रिपोर्ट को भी 5 साल हो गए। अगर ठंडे वो बस्ते। रिपोर्ट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम सरकार से हमारी ये डिमांड है कि उस रिपोर्ट को कम से कम शामिल करो। और दूसरे स्टेट्स में, जैसे हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, उसमें 10-11% रिजर्वेशन डीएनटी को दी गई है अलग से, एससी और एसटी के अलावा। हमारी भी जैसे डिमांड है, मान लो हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो अकॉर्डिंगली हमें जो भी सरकार चाहे अपना पूरा कंप्लीट सर्वे करे। हालांकि सर्वे गवर्नमेंट ने कर रखा है, पूरे नंबर्स इनके पास हैं, उसके अकॉर्डिंगली 5-6% जो भी हमारा बनता है कुछ तो दिया जाए। क्योंकि एससी में इन लोगों को पहली बात तो पढ़ाई नहीं है, थोड़ा बहुत जो पढ़ जाते हैं, तो हमारे बड़े भाई ऐसे हैं, जैसे पहले हरियाणा में ए और बी बनाई गई थी। ए में जो है अदर देन चमार रखे गए थे, बी में चमार रखे गए थे। अभी भजनलाल जी की सरकार में जब सर्वे कराया गया था, तो ये पाया गया था कि 94% रिजर्वेशन एक ही कास्ट ले रही है और 6% बाकी के कास्ट को दे रहे हैं, जिसमें हमारे वाल्मीकि जी भी हैं, 41 जाति। वाल्मीकि भाई हैं, हमारे धानक भाई हैं, और बाकी ये दूसरी कास्ट है। उसी के अनुसार ए भी बनाया गया था। उस टाइम तक हमें बेनिफिट मिला उसका, बहुत अच्छे बच्चे लगे भी, लेकिन वो भी एक पार्टी की प्लानिंग की वजह से वो भी छीन लिया गया 2006 में। और उसके बाद सब भटक रहे हैं, बच्चे पढ़ भी लेते हैं, पीएचडी कर करके बच्चे बैठे हुए हैं, आज तक उनको नौकरी नहीं मिली। एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये जरूर हुआ है इस सरकार में कि एजुकेशन में हमें 10% रिजर्वेशन ए और बी को छोड़ के एक डीएससी बनाया इन्होंने, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी। उसमें रिजर्वेशन हमें एजुकेशन में तो दे दिया गया एडमिशन में, लेकिन नौकरी में अभी तक नहीं दिया है, जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, इसी में डिमांड कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने 20% आरक्षण घोषणा की है अभी विधानसभा सत्र में, वर्ग ए और बी को लेकर। वर्ग बी को लेकर। ए और बी अलग से कैटेगराइज अभी नहीं किया है। 20% तो पहले से चल रहा है, अभी कोई घोषणा नहीं है। अनुसूचित जाति वालों का चल रहा है। वो 20% हम पहले ही ले रहे हैं, पूरा एससी को मिल रहा है। हाँ हाँ। हमारी डिमांड ये है कि इतने पिछड़े हुए लोग जो हैं, इनको अलग से कुछ मिल जाए, अच्छा है। वो नहीं तो हमने डीएससी की मांग की है, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट एक कैटेगरी है, जैसे ए बी थी, क्योंकि ए बी का केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक अलग से एक नया रास्ता निकाल के डीएससी बना के और रिजर्वेशन दिया इनको एजुकेशन में। हम ये चाह रहे हैं कि भाई एजुकेशन में पढ़ के बैठ जाएंगे बच्चे, पढ़ के वो क्या करेंगे फिर, जब तक आपको नौकरियों में उनको नहीं आगे लेके आओगे। तो वो भी हमारी डिमांड है कि भाई उसमें हमें सर्विसेज में भी दिया जाए रिजर्वेशन। सारा सामान ना सीओडी के लिए पहले सी रिजर्वेशन बता रहे थे मुख्यमंत्री जी। सीओडी में सी ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी वो प्रमोशन में, दैट इज रिजर्वेशन इन प्रमोशन ओनली। प्रमोशन में है सर, वो रिक्रूटमेंट में नहीं है। वो कोर्ट की वजह से, कोर्ट ने भी काफी पहले जजमेंट दिया, उसके बाद खींच के अब जाके उन्होंने ए और बी में प्रोविजन किया है। हेरिया साहब आप भी कुछ बताओ। अच्छा साहब बताओ। विजय जी, एक बार थोड़ा सा आज के कार्यक्रम के बारे में बता दो आप। सबसे पहले तो आप सबका, मीडिया के जितने भी छायाकार और पत्रकार, परंतु हम आदिवासी लोग आज भी आज़ाद नहीं हैं। मुगलों से हम नहीं घबराए, अंग्रेजी हुकूमत से हम नहीं डरे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू की सरकार में हम घर से बेघर हो गए। हमने धर्म बदला, जात बदली, उसके बाद आज हम जिंदे हैं। हमारे बालिकराम शास्त्री जी ने, इनके परिवार ने एक आवाज़ उठाई और मुझे जोड़ा। मैं बड़ा इनका आभारी हूँ। आज हमारी बहन बेटियाँ की इज्जत लुट जाती है। हम FIR लॉन्च कराने जाते हैं तो वहाँ हमें एड्रेस पूछा जाता है। हम जंगल में जिसके ज़मीन पे पड़े हैं, जिसके खेतों की रखवाली कर रहे हैं, जो कचरी ला के शहर में बेचते हैं, बथुआ तोड़ के शहर में बेच के, बेर झाड़ी बेर बेच के हम अपना गुजारा करते हैं, वही डोली के संग और वही छिंदा होते हैं। आज हम आज़ाद नहीं हैं। दुनिया आज़ादी का पर्व मनाए, हम शोक मनाते हैं। जिस देश के लिए हमारे आदिवासी लोगों ने
हिंदू बेटियों के लिए अगर हम मुगलों को हम अपनी बेटी दे देते, हम बड़े बड़े जागीरदार होते, एमएलए होते, हमारे एमपी होते। हमारा कोई ना एमएलए है ना एमपी है। अंग्रेजों ने हमें एसटी दी थी, कांग्रेस की सरकार, हिंदुस्तान सरकार ने हमसे एसटी छीनी है। 5 साल 16 दिन हमारे ऊपर इतना जुर्म किया जैसे हिंदुस्तान का पाकिस्तान का आतंकवादी आ जाता है। सभी अफसरों को बुला के ये कह दिया कि इन्होंने मुगलों को चोटी बेटी नहीं दी, इन आदिवासियों को खत्म कर दो। खत्म करने की योजना थी। हमने धर्म भी बदला और जात बदली और आज इस हिंदुस्तान में मेरे बाप की 20 साल की सजा हुई। मैं यूपी का हूँ। मेरा बाप का नाम लच्छो डकैत था। मेरे दादाजी को फांसी हुई थी कूलर। हमें दलील अपील करने की इजाजत नहीं थी। हम यूपी से भाग के हरियाणा में बसे। मेरे हरियाणा में भी मेरे ऊपर 2 दफे गुंडा एक्ट 10 नंबरी बनाया गया। मैं सरकार से मांग करता हूँ, हम लुटेरे थे, अंग्रेजों के थे, अंग्रेजों की बैंक लूटा करते थे, उसे हम खाया नहीं करते। अंग्रेजों के कैंपों को तबाह करते थे, उसे हम ढंग को खाए नहीं। हम हथगोले बना के अपने हिंदुस्तान के लिए मरे और जिए। आज हमारी बहन इज्जत सुरक्षित नहीं, हमें मारा जाता। हमारी FIR, हमारा जब घर ही नहीं तो राशन कार्ड कहाँ से बनेगा? जब घर ही नहीं तो हमारा BPL कार्ड या हमारा आधार कार्ड नहीं होगा तो हमें डॉक्टर में इलाज कहाँ करेगा? हमारा डॉक्टर के लिए आधार कार्ड चाहिए। हमारे पास जब बसाया ही नहीं, सरदार पटेल ने एक अय्यर कमेटी बनाई थी और ये कहा कि ना आदिवासियों को ST का कोटा दिया जाए। ये उस अय्यर कमेटी में साफ लिखा हुआ है सरदार पटेल ने। हम कहते हैं सरकार से कि सरकार के पास वो अय्यर कमेटी है, जैसे ये बदमाशों की जांच कर रहे हैं उस जांच हमारे आदिवासियों को करी जाए। लूटा हुआ धन है तो है कहाँ? नंबर 2, अय्यर कमेटी में क्या लिखा हुआ है उसकी जांच की जाए। काका कालेकर बनाया मुझे पूना में, मैं गया था बालकृष्ण रेड़के के साथ। हम तो जांच की बात कर रहे हैं, कोटा। हम भिखारी नहीं है, हम डकैत थे, पर हम देश के लिए काम करते थे। लूटा हुआ धन देश को बचाने में, हिंदुओं को बचाने में, हिंदुस्तान को बचाने में और हिंदुस्तान की बेटियों को बचाने में लगाते थे। आज हमारी आदिवासी बेटियों की इज्जत सुरक्षित। सरकार कहती है, हमारे मोदी जी आदिवासियों की आवाज उठाते हैं, आवाज से काम नहीं चलेगा, बीमार को तो दवाई की जरूरत है। आज अगर सरदार पटेल ने अय्यर कमेटी बनाई थी, उनके सपने थे आदिवासियों को ST मन छीनो, आदिवासियों को बसाओ और पढ़ाओ। ये कोई भी काम हमारे साथ सरकार ने, हमारा बच्चा पढ़ रहा है। हम कचरी में, हम 3 जगह रहते हैं एक साल में। जब सबरी फसल उजड़ जाती हम पहाड़ियों में चले जाते हैं पत्थर खोदने के लिए। जब सर्दियों में हम बथुआ, कॉकरोच की फरी ये बेच के शहर में हमारी माता बहन गुजारा करती हैं और हमें बुरी नज़र से हमारी बहन बेटियों को। आज हरियाणा के अंदर हमने जमानत और शनाख्त के लिए हमने गुड़गामा में भी बेटी यादवों को दे दी। क्यों? कि हम चोर डकैतों की, क्योंकि इतिहास तो भाई ये देश के गद्दार थे। जिस टाइम ये शपथ ली गई थी, हिंदुस्तान आजाद हुआ, वहां कौन था राष्ट्रपति? जब शपथ ली गई थी राष्ट्रपति नहीं था कोई, ये गुंडों का एक गैंग था। जो गैंग वो हिंदुस्तान में आज भी हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए, देखो हमारे ये लीडर लोग बैठे हैं, इन्होंने हमें जगाया है। तो मैं तो सरकार से एक ही बात कहूंगा कि हमारी आवाज को टीवी चैनलों पे मन दिखाओ, कुछ काम भी करो। आदिवासियों की आवाज तो हमारे मोदी जी उठाते हैं, पर आदिवासियों के लिए ये कौन काम करेगा? कोई अमेरिका आएगा, रूस आएगा, पाकिस्तान, कौन सा देश आएगा जो भारी बहुमत से? अगर आज हम पढ़े लिखे होते तो हमारे MP होते, MLA होते। हमारा कुछ भी नहीं है, घर से बेघर है। जय हिंद, जय मेरा भारत।